वेलकम सिद्धार्थ। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू क्योंकि तुम ओएनजीसी जैसा नौकरी छोड़ के आईआईटी में आईआईटी कानपुर में सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में एमटेक करने गया, जो मेरा बहुत बड़ा अच्छा सपना रहता है। मैं ये चाहता हूँ देश का जो क्रीम टैलेंट है वो देश के लिए कुछ करे, एंड उसमें तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एंड तुम्हारा जो थीसिस है उसमें मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स में है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट के दिमाग में जो भूसा भरा गया कि एमटेक करने से कुछ नहीं होता है, ये सब सारे जो बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम सबको बताओ कि एमटेक करने से क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कितना कितना अपॉर्चुनिटी बंदे को मिलता है। और उससे मतलब सिर्फ पीएसयू ही जिंदगी नहीं है, उसके बाद भी कितना और दुनिया है, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन एक एक पॉइंट तुम अगर बताते हो कि कैसा कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसमें नौकरी मिलता नहीं मिलता है, किस टाइप का पैकेज मिलता है, उसके बाद ये एनवायरनमेंट कैसा है, फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसे होता है, किस किस सॉफ्टवेयर सीखने को मिलता है, कौन कौन सा इंडस्ट्री में जाने को मिलता है, एवरीथिंग मैं चाहता हूँ तुम एक बार स्टूडेंट को बताओ, सो दैट दे गेट फील गुड बिफोर ज्वाइनिंग। ऐसे पीएसयू छोड़ने का उन लोगों को भी ताकत मिले। ओके, चलो सिद्धार्थ, ओवर टू यू। जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ मंडल सर को, क्योंकि सर के गाइडेंस जब मैं पढ़ता था, गेट की प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे सबसे पहली बात तो ये, इंजीनियरिंग करने से मैकेनिकल में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लोगों को प्रोडक्शन ही लगता है। और मैं जब पढ़ने बैठा प्रोडक्शन, तो मेरे को तो कटिंग टूल की जो चीजें थी वो आज तक भी याद है, केवल सर के मारे, क्योंकि सर ने चीजें काफी इजी बना दी। तो मैं तो सबसे पहले सर को थैंक यू बोलता हूँ और सर के आशीर्वाद को लेके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद मैं मतलब मैं बहुत ब्रीफली, सर ने मेरा इंट्रोडक्शन काफी हद तक कर ही दिया है, तो मैं थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, तो डिसीजन लेने से पहले आप लोग उसके प्रोज और कॉन्स लेके आगे बढ़े। आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिटर्न भी चाहिए। ऐसा नहीं है हम किसी चीज में, और टाइम जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा रिटर्न सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होता है, जैसे हम लोग जब गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो गेट की प्रिपरेशन के साथ साथ हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं कि हम लोगों को क्या ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन हम लोगों के दिमाग में आता है एमटेक, फिर आता है कि हमें एमटेक मिल जाएगा या पीएसयू मिल जाएगा, क्योंकि पीएसयू सबसे ऐसा ऑप्शन होता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी बीटेक के बाद। तो जब मैंने अपना गेट दिया था, तो गेट के साथ मैंने गेट दिया था, इसरो दिया था और बार्क दिया था। मैंने ये तीन एग्जाम दिए थे। तो जब मैंने इसरो निकाला, मैंने इसरो के दो एग्जाम दिए थे। इसरो के दो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैं उनके इंटरव्यू में नहीं गया, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था कि मैं अपना बीटेक प्राइवेट से हूँ, तो मैं चाहता था एमटेक में एक अच्छी कॉलेज की डिग्री लूँ, आईआईटी या आईआईएससी। तो मैं जब अपना अप्लाई किया, तो मेरा आईआईएससी से भी कॉल आया था, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन में चाहता था वो मेरे को मिला नहीं। तो मेरे को आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर से आया। तो मेरे को एकेडमिक्स में आईआईटी कानपुर अच्छा लगा, इसलिए मैंने आईआईटी कानपुर चूज किया, और वो मेरे घर से भी पास था। तो जब मैंने एमटेक स्टार्ट किया, तो एमटेक स्टार्ट करते करते मैंने मतलब पेरेंट्स ने भी कहा कि एक बार तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो एक बार पीएसयू भर दो। तो मैंने इसरो, बार्क और ओएनजीसी, दैट वाज द ओनली पीएसयू आई फेल्ड इन। तो उस समय मैंने भरने के बाद मेरे को ओएनजीसी का इंटरव्यू लेटर आया, जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट में था। और मैंने उस टाइम पर अपना ओएनजीसी का पास आउट करके मेरे को इंटरव्यू लेटर जैसे आया, इंटरव्यू लेटर आने के बाद मैंने अपना प्रिपरेशन किया थोड़ा बहुत इंटरव्यू का, और मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, तो मेरे को उन लोगों ने कॉल किया। लेकिन उस समय मैं अपने एमटेक के सेकंड सेमेस्टर में था, और मेरा इंटरेस्ट कुछ अच्छा था कि एमटेक में, क्योंकि मैं वहां देख रहा था, जब मैं बैठता था तो मैं वहाँ अपने कुछ सीनियर्स थे, वहाँ प्रोफेसर थे, तो उनके संग मिलता रहता था। तो वहाँ एनवायरनमेंट की बात अगर मैं करूँ, सर के पहले क्वेश्चन का जवाब देते हुए, तो एनवायरनमेंट कैसा होता है जब आप आईआईटी में एंट्री लेते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको एक क्लासरूम में जब आप बैठेंगे, तो वहाँ पे आपको बीटेक का बच्चा भी मिलेगा, एमटेक का भी मिलेगा, पीएचडी का भी मिलेगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट और ब्रेन के बच्चे मिलेंगे, जिनके पास अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो कंपटीशन वहां पे आपको मतलब एक कंपटीशन की और पढ़ने की फीलिंग आएगी। आपको ये नहीं, आपको थोड़ा लगेगा कि मैं पढ़ूं, भले ही आपकी गेट में अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप वहां बैठेंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा। और जब आप पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि फाइनल ईयर में जब आप अपना सेकंड ईयर होता है, सेकंड ईयर के दिसंबर के टाइम पे जब आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, तो दिसंबर में सब लोगों के प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, जिस टाइम पे आपका थीसिस टाइम चल रहा होता है। सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर वो आपका थीसिस का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, और आप लोगों का फाइनल ईयर खत्म आने वाला होता है, और आप लोगों का दिसंबर चल रहा होता है, जिस टाइम पे आप प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है।
तो मुझे आज भी याद है हम लोगों का एक से 10 तारीख तक प्लेसमेंट होता था। तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों को आईआईटी में एंट्री लें तो आप लोग ये लेके ना चलें कि आईआईटी में आ गए तो आप डिग्री लेके चले जाएंगे। डिग्री लेके जाने की ना सोचें, आप लोगों को एक पॉइंट सीजीपीए भी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप सीजीपीए मेंटेन करेंगे एटलीस्ट 8 से आप अब ही रहें, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, और सेकंड हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनली चूज कर सकते हैं। और हर आईआईटी का अपना एक अलग डेकोरम होता है और सिस्टम होता है वो क्या करें। तो इन टर्म्स ऑफ स्कोप अगर आप बात करेंगे तो मेरे को, जब मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में था तो मेरे पास कॉल आया ओएनजीसी का। तो मैंने डिसाइड किया मैं ओएनजीसी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपनी एक आईआईटी का डिग्री लेनी है और मैं ये जानना चाहता था कि आईआईटी की डिग्री लेने के बाद क्या सचमुच में विल आई हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग गुड। क्योंकि मेरे पास एज थी तो मैंने सोचा मैं गेट दोबारा दूंगा तो मैं दोबारा ओएनजीसी में बैठ सकता हूँ या किसी ना किसी पीएचडी में मैं चला ही जाऊंगा दोबारा गेट देके। लेकिन एक बार आईआईटी की डिग्री मिलेगी तो आपको एक ये होता है ना कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिस चीज को आप कभी खो नहीं सकते। वो डिग्री एक ऐसी है जो आपके संग आपके मरने के बाद भी और आपके जीवन के हर टाइम पे आपके साथ रहेगी। तो मैंने उस चीज को प्रेफरेंस दी, और वो अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग पीएचडी को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ एमटेक को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन वो ये होता है जब आप एक जगह जाते हैं तो आपको एक चॉइस बन जाती है, तो हर के चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना काम करते हैं। तो जब मैं एमटेक के फाइनल ईयर में अपना प्लेसमेंट दे रहा था तो प्लेसमेंट के टाइम पे मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जो सर का पहला क्वेश्चन है दूसरा, आप लोगों को प्लेसमेंट के टाइम पे ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपना फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत करनी है कि आप 8 सीजीपीए से 10 सीजीपीए के बीच में रहें कम से कम। और अगर आप थोड़ा लेबोरियस तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे, क्योंकि 4 घंटे की आप लोगों की क्लास होती है हर दिन सुबह के टाइम पे। सुबह भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, वो प्रोफेसर पर डिपेंड करता है। आपकी 4 घंटे की क्लास होती है, वो 4 घंटे की क्लास में मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। आप लोगों को पूरा टाइम इतना मिलता है कि आप इंजॉय भी कर सकते हैं, ऐश भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, उनकी नोट्स आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो वो आपको एग्जाम में आप A ग्रेड ले आएंगे, A स्टार ले आएंगे। और अगर आप कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिन लोगों का आप ज्यादा पढ़ेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, वो एनालिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन देते हैं। जैसे आप एग्जाम में बैठ के सोचेंगे कि कैसे हमारे नंबर आने चाहिए, कैसे हम ये सॉल्व करेंगे। जैसे गेट में होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को मंडल सर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन आप जो एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में बैठने के बाद आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा कि कैसे उस चीज को सॉल्व करना है। तो ये कुछ प्रोफेसर एनालिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन देते हैं, कुछ प्रोफेसर डायरेक्ट अपने नोट्स से उठा के देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्टडी अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप 9+ तो आराम से जा सकते हैं। मेरा एमटेक में 9.5 था, तो हम लोगों को ये था कि जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में अपने प्लेसमेंट के टाइम पे बैठे, तो 1 तारीख से 5 तारीख तक सारे बच्चों को बैठने को दिया जाता है। तो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग और कुछ इंजीनियरिंग ऐसी होती है जिनमें आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को अलाउ, कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में अलाउ नहीं किया जाता। तो सब लोगों का ये रहता है कि यार पीएसयू में हम लोगों को 17 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख मिल रहा है, क्या एमटेक के बाद हमें उतना मिलेगा? तो मैं उस चीज हम्म। के लिए आप लोगों से ये बात बोलना चाहूंगा, उस चीज के लिए आप लोगों से एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं एम टेक में गया था तो मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट, मैं फर्स्ट डे गया था तो मेरा 9.5 था। तो हम लोगों को ईटॉन में बैठने का मौका दिया था पहले दिन। तो ईटन वॉज गिविंग दैट टाइम 8.6 lakhs, 8 to 9 lakhs। तो उन लोगों ने मेरे को एचआर राउंड में बुलाया और एचआर राउंड में उन्होंने कहा आप लोग आइए। इसी तरीके से हम लोगों को कुछ बच्चों को ईटॉन में बैठने दिया। लेकिन ईटॉन में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था जाने का, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर आदमी को पैसा तो पसंद होता ही है। तो आपको, मेरे को लगा कि आप मेरे को लगा मैं ईटॉन के साथ साथ 3-4 कंपनीज में और जाऊंगा। तो हम लोग की सेकंड डे कुछ कंपनी आई, तो मैं उस चीज का वेट कर रहा था कि किस दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी आएगी जिसमें मैं बैठ सकता हूँ और मैं कोडिंग कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसा था कि हम लोग लेकिन आप लोग अगर 7th डे तक भी जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो 7th डे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मर्सिडीज आती है, कभी कभार मर्सिडीज आती है, कभी कभार बीएमडब्ल्यू भी आती है। कुछ ऐसी टॉप लेवल की कंपनीज है जो आपको अप टू 15 तक लेके जाती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं स्लम्बरजर जैसी जो 80 तक भी लेके जाती हैं और 40 तक भी लेके जाती हैं। मतलब पैकेज आपको वो बहुत अच्छा देती है अगर आप अच्छा प्रिपरेशन और हर इंटरव्यू क्रैक करेंगे। क्योंकि मतलब स्ट्रगल इज अ हार्ड वर्क अगर आप आईआईटी में घुसेंगे तो। तो जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद तो मेरे को, मैंने ईटॉन क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन मेरे को हम लोगों का प्लेसमेंट सेल के संग डिस्कशन हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैं ईटॉन के इंटरव्यू में नहीं बैठूंगा सेकंड, आई विल वेट फॉर अदर राउंड्स। तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज में बैठा, क्योंकि मेरा जो थीसिस था, सर ने जो क्वेश्चन पूछा था, मेरा जो थीसिस था वो मैंने चूज किया था कि मैं मैकेनिकल के साथ साथ थोड़ा कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड में भी जाना पसंद करूंगा। तो मैंने अपना थीसिस हम्म। रोबोटिक्स में चुना था।
तो वेरी गुड। रोबोटिक्स में मैंने अपना थीसिस चुना, तो मैंने स्टार्टिंग अपना, मेरे को, मैं आप लोगों को बिल्कुल सच में बताऊंगा, मैं प्रोग्रामिंग में जीरो था। बीटेक तक मेरे को केवल टरबाइन और पावर प्लांट दिखते थे, मेरे को कुछ नहीं दिखता था। मैं जब फर्स्ट ईयर में गया, मेरा डायनेमिक्स में ए स्टार था, और काफी जो मेरे फर्स्ट 4 सब्जेक्ट थे मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे। लेकिन जब मैं सेकंड सेमेस्टर में गया, तो मैंने कहा एक बार अपने आप को खाई में भी कुदा के देखते हैं, और देखते हैं क्या मैं प्रोग्रामिंग कर पाऊंगा या नहीं। तो मैंने मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट लिया था, और एक न्यूरल नेटवर्क सब्जेक्ट लिया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। तो आप मतलब ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला कि आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जब मैंने ऑप्शनल चूज किया, तो मैंने जब सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसमें हम लोगों के जो प्रोफेसर थे वो हम लोगों को असाइनमेंट मैट लैब में देते थे। तो मैंने मैट लैब से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी। और मैं मतलब आप लोग जब थोड़ा सोचेंगे कि थोड़ा आप लोगों को किसी भी चीज को करने के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, भले ही वो गेम क्यों ना हो। आपको किसी को क्रिकेट पसंद आता है, किसी को फुटबॉल पसंद आता है, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर है। तो पढ़ाई में भी अगर आप किसी चीज में अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, तो आपको वो चीज ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींचेगी उस काम को करने के लिए। तो मैंने मैटलैब, सरल लैंग्वेज थी, इसलिए मैंने आई स्टार्टेड कोडिंग इन मैटलैब, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी सरल थी। उसके बाद मैंने पाइथन स्टार्ट करी, और देन आई थॉट कि मेरे को कंप्यूटर साइंस की कुछ कंपनी में बैठना चाहिए। तो आई गॉट फर्स्ट प्लेसमेंट एट आईआईटी कानपुर एट पीटीसी, जो कंप्यूटर साइंस की कंपनी है। तो उस कंपनी में हम लोगों को केवल मैकेनिकल इंजीनियर्स को अलाउ किया गया था, और इलेक्ट्रिकल को। तो हम लोगों को जब अलाउ किया, तो हम लोगों ने उसका टेस्ट क्वालिफाई किया, और मेरा उसमें प्लेसमेंट अच्छा हुआ। आई गॉट गुड पैकेज अराउंड 12 to 14। तो उसके बाद मतलब इट वाज द हाईएस्ट पैकेज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट एमटेक, क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों का एमटेक में जो पैकेज होता था वो मोस्टली मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और ये सब देते थे। लेकिन उस साल हम लोगों का दुर्भाग्यवश मर्सिडीज आई नहीं थी। महिंद्रा और टाटा मोटर्स और टाटा स्टील आए थे, जो 11 पॉइंट समथिंग पर रुक गए थे उस साल। और उन लोगों वो लोग भी 8वें दिन आए थे, क्योंकि उस साल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिस कारण प्लेसमेंट सेल के कारण। लेकिन तो उन लोगों ने मतलब, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन की बात करूं, तो प्लेसमेंट के लिए आप लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप लोगों को अपना एक कैरियर डिजाइन करना है। जब आप आईआईटी में अंदर घुसेंगे, आपको स्मार्टली अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपको अपना पाथ कैसे डिसाइड करना है, कि मेरे को थीसिस किस पे लिखनी है, मेरे को प्लेसमेंट किस पे चाहिए, मेरे को अपना भविष्य किस में दिख रहा है। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि अगर आपकी एज है, तो आप अपना एमटेक के साथ साथ, हो सकता है आप एमटेक के बाद गेट में और अच्छा रैंक लाके आप फिर से ओएनजीसी क्रैक कर जाएं, कोई और अच्छा पीएसयू क्रैक कर जाए। लेकिन जब आप एमटेक करते हो, तो एमटेक के बाद आपके पास प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि आप एमटेक के बाद आपके अंदर प्लेसमेंट के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और अभी तक मैं कम से कम 3 या 4 कंपनी स्विच कर चुका हूँ कंप्यूटर साइंस में, एंड आई एम गेटिंग वेरी नाइस पैकेज। सो इसका मतलब ये नहीं है और एंड आई एम गेटिंग मोर ट्वाइस एंड थ्राइस मोर देन व्हाट यू गाइस व्हाट वी एक्सपेक्ट इन पीएसयूज। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि केवल अगर आप पीएसयू के, और अगर आप देखेंगे तो शायद हम लोग, जितना मुझे याद है, मेरा असिस्टेंट इंजीनियर ई की पोजीशन पे हम लोगों का शायद होता है ओएनजीसी में। जो हाँ। मेरा कॉल लेटर मुझे याद है शायद ई पे होता है। यस तो हम यस। लोगों का जब ई पे होता मेरा, तो मेरा पौंडीचेरी में आया था कॉल। तो जब मेरा कॉल आया था, तो उस टाइम पे मेरे एचआर ने बोला था आपका शायद 3 साल बाद या 5 साल बाद इंक्रीमेंट होगा। एंड ऐसा कुछ होता है मेरे, या इंक्रीमेंट होगा या प्रमोशन होगा, मेरे को प्रॉपर साइकिल पीएसयूज का उतना आइडिया नहीं है। तो मेरे को लगा कि क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे को अपना फैमिली का स्टेटस भी अच्छा करना था। तो मैंने सोचा कि आप कैसे पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो मैंने एमटेक को देखा। एमटेक को देखने के बाद मेरे को ये बात पता चली कि आप अगर कंपनीज अपना स्किल बढ़ाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में, भले वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, और उनमें कंपनीज में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करने के बाद आप जंप करेंगे, तो आप पीएसयू से जल्दी ग्रोथ आप एक प्राइवेट सेक्टर में पा सकते हैं। डेफिनेटली आपको जॉब सिक्योरिटी कम रहेगी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी कम रहने का मतलब ये नहीं है कि, देखिए, अगर आपके पास स्किल है, तो आप एक जगह से छूटेंगे, तो आप विद इन 1 और 2 मंथ्स आप दूसरी जगह जंप कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू की, वो ऑलमोस्ट हर प्राइवेट सेक्टर की कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आईटी में सेम रहती है। जैसे जब आप पीएसयू में जाते हैं, तो पीएसयू में जाने के लिए आप लोगों को, हर बंदे को गेट के अकॉर्डिंग, क्या गेट में क्वेश्चन आते हैं, क्या इस पीएससी में क्वेश्चन पूछे, वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बस बस ये होता है, पीएस कोल इंडिया अपने डोमेन के अकॉर्डिंग वो कोल से रिलेटेड पूछेगी, ओएनजीसी गैस के रिलेटेड पूछेगी, एनटीपीसी पावर प्लांट के रिलेटेड पूछेगी। तो हर पीएसयू अपने एक डोमेन में चली जाती है सब्जेक्ट के, लेकिन वो रहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही है। ठीक उस तरीके से अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, तो आप मतलब, मैं ये कहूंगा, अगर आप एमटेक, आप लोगों का एक विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज चाहिए लाइफ में। तो अगर आपका वो चीज क्लियर है, तो आप उसके बाद जंप कर सकते हैं। जैसे एक पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा, तो आपको पीएसयूज में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में वेट करना होता है कि क्या मेरा इतना पैकेज कब बढ़ जाए,
तब मैं वेट करूंगा, मेरा प्रमोशन हो जाए तो तब मैं वेट करूंगा। बट अगर आप एमटेक के थ्रू किसी प्राइवेट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आप कंपनी में जाने के बाद वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं, अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगा पा रहे हैं। जब आप उतना एफर्ट लगा देते हैं, लगाने के बाद आप अगर नेक्स्ट जगह जाते हैं तो आप फिर से आप और पैकेज जा सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो कई कंपनी ऐसी हैं जो आप लोगों को इंडिया में मतलब 80 बिटवीन 50 L to 1 CR देती हैं, और इवन मोर देन दैट दे प्रोवाइड if you do work hard, and most of them are startups and some are very nicely built and established companies. तो मतलब मैं मतलब अभी तक पेटीएम मनी में भी काम कर चुका हूँ, तो मेरे को इस बात से मेरे को काफी एक अच्छा लगा कि मेरे को एमटेक करने का डिसीजन गलत नहीं रहा। हाँ, कभी कभार लाइफ में ये लगता है कि क्या जॉब सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा और मेहनत करता हूँ कि हो सकता है। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको कंपनी से निकाल दिया जाए अगर आप काम नहीं कर रहे तो, लेकिन ऐसा कंपनी कभी करती नहीं है। लेकिन आप अपने आप को इस लेवल पर रखिए कि आप एक बिकॉज साइन कर्व है, साइन कर्व में प्लस भी आता है, वन भी आता है, -1 भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी ऊंचे भी रह सकते हैं और कभी नीचे भी रह सकते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा लाइफ में अपने आप को इस जगह रखना चाहिए कि आप उतना मेहनत करके रहो कि अगर आपके पास नेगेटिव साइड्स भी है, लाइफ के डाउन्स भी हैं, तो उस समय भी आप जाके अपने उस स्किल को यूज करके खट से कुछ भी चीज अचीव कर सको। तो मैं ये मानना चाहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि केवल पीएसयू ही जीवन है, तो मैं इस चीज को किसी के भी थॉट को गलत नहीं कहूंगा। हो सकता है पीएसयू भी जीवन हो, क्योंकि हर आदमी का एक अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है। कुछ लोगों को रिलैक्स लाइफ चाहिए, क्योंकि मेरे संग कई लड़के ऐसे थे फ्रेंड्स जो हम लोगों के संग ही आईआईटी में घुसे, और उन लोगों की मेरे से थोड़ा सा ऊपर रैंक थी। मतलब उन लोगों की 157 थी, उसकी 170 थी। और वो लोग एक ओएनजीसी मुंबई में चला गया, एक एक आईओसीएल में चला गया, कुछ कोल इंडिया में चले गए। तो मतलब हर कोई चला गया, और उन लोग वो लोगों को अगर आज भी फोन करता हूँ वो लोग कहते हैं हम लोग रिलैक्स है, हम लोग आराम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मतलब अगर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो बस एक डिफरेंस लगेगा। पब्लिक सेक्टर शायद आपको कुछ हद तक आलसी बना देती है, और प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक आपको शायद एक्टिव रखती है कुछ। लेकिन वो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं उस चीज को किसी पे थोपूंगा नहीं, क्योंकि वो हर का अपना एक माइंड सेट होता है और सोचने का तरीका होता है प्रॉब्लम को देखने का। क्योंकि एक प्रॉब्लम के काफी सॉल्यूशन होते हैं। तो जितना मैं कहूंगा 4 पॉइंट में मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा कि पहला पॉइंट नंबर कि एजुके आप लोग जब भी आईआईटी में आईआईटी आईआईसी से एमटेक करेंगे, तो पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपको अब 8.5 to 10 रहे आप, बिटवीन 8.5 to 10 रहे, जिससे आपके पास आईआईटी में जाने का, आप आईआईटी में इसलिए मत जाइए कि आपको मस्ती करनी है। आप जिस जगह भी जाएं वहां से आप कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो अगर आप आईआईटी में जा रहे हैं तो वहां से लेके जाने के लिए आप अपना पॉइंट लीजिए, ताकि जब आप प्लेसमेंट में बैठें तो प्लेसमेंट में बैठने के लिए आपके 10 कंपनीज के दरवाजे खुले हों। आप अपने 10 में से 5 के दरवाजे बंद कर रहे हैं, 5 के खोल रहे हैं, केवल इस कारण क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में मस्ती खोरी करी। तो ऐसा मत करिए। पहला आप लोग अपना थोड़ा सेमेस्टर पर ध्यान देंगे तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप आईआईटी में अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो इस बात को मैं अपने से खुद प्रैक्टिकली देख पा रहा हूँ कि आप पीएसयू से ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। और भले ही आप लोग थोड़ा आलसी कम रहेंगे, आप पे थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा, क्योंकि आप जब आपको कोई कंपनी पैसा देगी तो आपको वर्कलोड तो रहेगा ही रहेगा। तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन उसे आप मेंटेन कर सकते हैं। धीरे 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 आपको हैबिट पड़ेगी 1 साल में 2 साल में, और उस चीज की आप हैबिचुअल हो जाएंगे, और अच्छी आदत डालेंगे तो डल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, आप अपनी थीसिस पे ध्यान दें कि थीसिस पे हम क्या टॉपिक चुने, क्योंकि थीसिस के सही टॉपिक को चुनने से ही कई बार कंपनीज डिसाइड होती हैं। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो केवल सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन वालों को लेती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो केवल प्रोडक्शन वालों को लेती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो दोनों को लेती हैं, और वो इस चीज पर फोकस करती हैं कि अरे इसका थीसिस का टॉपिक ये है जो हमारे कंपनी के रिसर्च से मैच कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ टाटा स्टील आई थी, तो और टाटा स्टील उस समय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हायर कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो भी 1-2 डिजाइन के बच्चे हायर किए थे। और हम लोगों के यहाँ ये आई थी, क्या बोलते हैं, टाटा स्टील के साथ एक और कंपनी आई थी, मैं उसका नाम भूल गया हूँ एग्जैक्टली exactly। वो दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस कंपनी। लेकिन हम लोगों के यहाँ मर्सिडीज शायद 8वें या 7वें दिन आई थी, और उस टाइम तक ऑलमोस्ट सारे बच्चे चले गए थे, इसलिए उस साल शायद मर्सिडीज ने एक भी बच्चे को नहीं लिया था, क्योंकि सारे बच्चे उस समय तक प्लेस हो गए थे। तो प्लेसमेंट की जहां तक बात यहाँ रहेगी, तो आपको प्लेसमेंट डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, पीएसयू से आपको पैसा कम मिलेगा अगर आप अपने रास्ते कम, दरवाजे कम खुले रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने दरवाजे ज्यादा खुले रखेंगे, क्योंकि एक बात तो ये है, आप अपने आप से खुद जज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस लेवल पे हूँ। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मुझे पता चल जाता है मैं इस साल गेट क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या अगले साल जाएगा मेरा, या इस साल मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या अगले साल जाएगा। तो वो आपका मन आपको खुद बता देगा, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते।
तो जब आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, तो आप अपने आप जब बैठेंगे पढ़ने तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस कंपनी को निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, इस कंपनी को निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। और आप अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपने कर्म के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप प्रमोशन और उतना ज्यादा ऊंचाइयों पे जाते हैं। अगर आप एमटेक के थ्रू जाते हैं और मतलब आपका एमटेक के बाद आपके पास और भी ऑप्शन है, आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। आप मेरे एक फ्रेंड था वो पीएचडी के लिए गया कार्नेग मेलन में, एक गया, एक और फ्रेंड था जो क्या कहते हैं क्वींस कॉलेज में गया था अपना पीएचडी करने के लिए। वो दोनों एक तो एक जो क्वींस कॉलेज में गया था पीएचडी करने के लिए उसने तो डिजाइन में ही पीएचडी करने के लिए गया था, लेकिन दूसरा बंदा प्रोडक्शन में पीएचडी करने के लिए गया था। तो स्कोप आपके पास पीएचडी करना है, पीएचडी के बाद दे कैन गेट प्रोफेसरशिप इन आईआईटीज और इन गुड कॉलेज। और आईआईटीज और अच्छे कॉलेज में भी अगर आप प्रोफेसरशिप करने जाते हैं यू गेट वेरी नाइस पैकेज देन पीएसयूज। और लेकिन आपको मेहनत करनी है, हर जगह का एक ही उसूल है, आप किसी भी पड़ाव पे जाएंगे लाइफ के तो आपको अगर आप मेहनत करना कम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने काम में और अपनी ग्रोथ में घटोतरी पाएंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग फीलिंग डिक्रीमेंट, है ना। तो उस चीज को आपको मेंटेन करना है कि आप किसी चीज में अगर घुस रहे हैं तो उस चीज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। यानी अगर आप एमटेक जा रहे हैं तो आपको निचोड़ लेना है उस चीज को कि हम उस चीज से क्या क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं। हम पीएचडी करने जा सकते हैं, हम कहीं प्रोफेसर बन सकते हैं। एमटेक के बाद भी कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, दे गेट वेरी गुड पैकेज, है ना। और एमटेक करने के बाद भी अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक करते हैं, मतलब एमटेक कर रहे हैं अंदर जाके और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुछ और भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए काफी सारे प्लेसमेंट्स के डोर ओपन हो जाते हैं। और वो आप मतलब कुछ काफी सारे फैक्टर्स हैं, आप अपनी एज देखिए कि आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या मैं अगर एमटेक करने जाऊंगा वो ज्यादा सही रहेगा, ओएनजीसी करने जाऊंगा वो ज्यादा सही रहेगा, पीएससी जाऊंगा वो सही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग एमटेक को एक साइड मानेंगे, एमटेक इज गुड, पीएसयू इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, आईएएस इज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन वो आपको अपने कैरियर को डिसाइड करना है कि हम लोगों को क्या चाहिए, जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कभी कभार ये होता है हमें कुछ मिल नहीं रहा होता इसलिए हम वहां चले जाते हैं और फिर हमारा मन नहीं लगता वो करने का। और हम लोग मन नहीं लगता, और मन नहीं लगने के कारण हम लोग वहां पर अपना 100% नहीं दे पाते। और जब हम वहां अपना 100% नहीं दे पाते तो जो रिजल्ट हमें मिलना होता है वो हम मिल नहीं पाते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जीरो हो चुका होता है वहां पर। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा आप लोग जिस भी फील्ड पर करना चाहिए, एमटेक इज गुड ऑप्शन, एमटेक को बुरा ऑप्शन मत समझिए। एमटेक के थ्रू भी यू विल गेट वेरी गुड ग्रोथ इन योर कैरियर। और बाकी तो मेरे पास अभी अगर सर के पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं वेट करूंगा, बाकी तो अभी ऐसा मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो याद आए मेरे को बोलने के लिए। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा से समझाया एंड इट इज़ वेरी इनलाइटिंग। मतलब जो इंटरव्यू है दैट इज़ वेरी वेरी इनलाइटिंग, जो एक्चुअल में होना चाहिए स्टूडेंट को, जो समझना चाहिए एंड एडुकेटेड पर्सन की तरह जो सोचना चाहिए चीज़ को। सिर्फ पैसा से भी नहीं होता है और सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस भी हमें देखना पड़ता है। एंड दूसरा होता है कि हमारा लाइफ में क्या चाहिए। जैसे तुमने बोला दिस इज़ वेरी एक्सीलेंट एंड जिसको जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मोस्टली वो बता ही दिया। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे क्या ऐसा है कि आईआईटी जाने के बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक लोड लगता है क्या कि कर ही नहीं पाऊंगा, हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब गेट में प्रिपरेशन कर रहा था जितना हमारा लोड था कि उससे कई गुना बढ़ जाएगा, कि मतलब डिसेंट तरीका से किया जा सकता है। जी सर। तो सर उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं अपना गेट का प्रिपरेशन कर रहा था तो हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स होता है। तो हम्म, मैथ्स में हम लोगों को जो चीजें वो पढ़ाते हैं वो बहुत बेसिक पढ़ाते हैं आईआईटी के अंदर, हम्म, मतलब लाप्लास पढ़ाते हैं वो बहुत बड़े। लेकिन हम लोग जब आईआईटी गेट के लिए पढ़ते हैं तो हम लोगों का मोस्ट फोकस ये होता है क्वेश्चन देख के हिट और तुरंत सॉल्व हो 1.5 मिनट से 2 मिनट के अंदर, हम्म, वरना नंबर नहीं आएंगे। लेकिन आईआईटी में क्या रहता है वो उस लाप्लास के पी टू इन्फिनिटी को भी इतना लंबा करके समझाते हैं। तो मतलब डिफरेंस केवल ये रहेगा वो डेस्क्रिप्टिव होता है आईआईटी के अंदर की स्टडी, और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो डेस्क्रिप्टिव स्टडी होने से क्या होता है आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है उस चीज में। और जब हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी आंखों के नीचे काला होता है, हमारी नींदें उड़ती हैं, जिससे लोग हैक्टिक बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब आईआईटी के अंदर घुसते हैं तो आप ये मान के चलिए हम लोग को 4 घंटे क्लास चलती थी, 4 घंटे क्लास चलने के बाद कुछ प्रोफेसर का तो ये होता था हम लोग घर आके नोट्स पढ़ते थे। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का हम लोग का एक सब्जेक्ट था, उन प्रोफेसर नोट्स बनाते थे बहुत अच्छे। स्टार्टिंग में तो मैं सच्चाई बताऊंगा 15-20 दिन तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि 15-20 दिन तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब हम लोगों को फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में कुछ बार असाइनमेंट आया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि लॉजिक को ऐसे हिट करना है।
तो स्टार्टिंग में आप ये मत, आप स्टार्टिंग में तुरंत 1 महीने में जाके या 15 दिन में जाके ये डिसाइड मत करिए कि आपको तुरंत ही चीजों का फल मिल जाएगा। क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं तुक्का मार रहा हूँ, क्योंकि मैं आईआईटी के भी अंदर अपना फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरा 9.5 था और सेकंड सेमेस्टर में मेरा 9.5 था। तो हाँ। मैं दोनों सेमेस्टर में मेरा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड था। और जो मैंने देखा वो मैंने ये देखा कि एक मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे को मैं मेहनत करता था एक दिन में 7 घंटे, 4 घंटे क्लास में जाता था, 3 साढ़े 3 घंटे क्लास। तो फिर मुझे लगता था थोड़ा तो मैं ऐश और एंजॉय कर लूं आईआईटी के अंदर, तो मैं खेलने जाता था, कूदने जाता था, इधर भागता था उधर भागता था साइकिल कर। तो इस कारण मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ता था, लेकिन मैं केवल मैं नोट्स पढ़ के जाता था और ज्यादा नहीं करता था। एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते थे। तो मेरे 2 सब्जेक्ट में बी है, बाकी 8 के 8 सब्जेक्ट में ए है। तो इस तरीके से मेरे को अपना एक पॉइंटर मेंटेन करना था। अगर मैं चाहता तो मैं 10 भी ला सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को उतना पागल करना पसंद नहीं किया। क्योंकि एक मेरे संग का एक 10 पॉइंटर है, वो अभी महिंद्रा में, ही इज नॉट अर्निंग मोर देन मी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ को सेटल, मतलब एक गोल है मेरा अपनी लाइफ का कि मैं उसे यहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ, मैं उसे वहां ले जाना चाह रहा हूँ। हेक्टिक हम्म। नहीं है। आपको बस एक बैलेंस बनाना है कि मेरे को यहाँ इतना पढ़ना है, इसे पढ़ने के बाद मेरे को इतने नंबर लाने हैं। अगर आप वो नंबर नहीं ला पा रहे, अगर आप हाफ सेमेस्टर में वो नंबर कम, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है असाइनमेंट का 20%, मिड हाँ। सैम का 40%, एंड सैम का इतना परसेंट, वो ऐसे डिवाइड करते हैं। और हर हाँ। प्रोफेसर का डिवीजन अलग होता है, क्योंकि वो एनोनिमसली काम करते हैं सब। तो हम्म। क्या होता है जब उनका डिवीजन ऐसा रहता है, तो हम लोग थोड़ा चालाकी करते थे अंदर जाके। हम लोग क्या करते थे, हम लोग असाइनमेंट्स में 20% में से मान के चलिए 15 और 14 मार्क्स देते थे, और मिड सेम में अच्छा हम्म। स्कोर मारते थे, और एंड सेम में अच्छा अच्छा। स्कोर मारते थे। तो दोनों का जब एग्रीगेट होता था, तो एग्रीगेट होने के बाद हम लोग का ए बन जाता था। अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से। और अगर आप क्या करेंगे, अगर आप हर दिन के नोट्स आके रिवाइज नहीं करेंगे, तो एक दिन, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद वो नोट्स एक चट्टान का वो लगेगा, इतना बड़ा गट्ठर सा, और वो आपको हाँ। समझ में नहीं आएगा। तो आप हर दिन आके घर में 10 मिनट 20 मिनट उन नोट्स को रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे, तो हैक्टिक नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे संग के कई फ्रेंड्स थे, वो रख हम्म। देते थे, तो उन लोगों को हाँ। हैक्टिक लगता था। हम्म। तो हैक्टिक लगना या ना लगना वो भी हमारे ही ऊपर ही है। हम उस चीज को कैसे टाइम को मैनेज करके बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप उससे हाँ। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको हैक्टिक लगेगा ही लगेगा। बहुत अच्छा बोला, थैंक यू वेरी मच, एंड इट इज़ वेरी एनलाइटिंग, थैंक यू फॉर द टाइम एंड एनलाइटिंग एक्सपीरियंस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत सारी चीज़ जानकारी मिला, एंड मैं भी और अच्छा से गाइड करूंगा। एंड ऑब्वियसली तुम बिजी हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर कोई स्टूडेंट का ये होगा, बात करने का इच्छा होगा, तो बात करने का जरूरत पड़ेगा, तो मैं तुमसे थोड़ा कनेक्ट कराऊंगा। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू, खुश रहो, अपना जे इसमें तरक्की करो और अच्छा काम करो। आप अच्छा तुम कर ही रहो, और अच्छा काम करो, यही मेरा दिल का अरमा है और यही मैं चाहता हूँ। एंड ऑब्वियसली विद द प्रॉपर प्रॉपर जो है हमारा जो जूनियर है उसको भी थोड़ा सा हेल्प करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है। थैंक यू वेरी जी मच। जी सर। खुश रहो, एंड अभी थैंक यू क्लोज सर। करते हैं सेशन। थैंक यू, थैंक यू।